स्टूडेंट्स, आज के टॉपिक में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे रिसर्च मेथड्स इन साइकोलॉजी। यानी कि जो साइकोटेस्ट हैं वो कौन कौन से मेथड्स को यूज़ करते हैं रिसर्च के लिए, किस तरह से जो है वो अपने रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं और कैसे रिजल्ट फाइंड करते हैं, ये सारा जो है वो आज के टॉपिक में डिस्कस करेंगे। डिफरेंट टाइप के रिसर्च मेथड जो हैं वो साइकोलॉजी के अंदर यूज़ होते हैं। बेसिकली 7 टाइप के रिसर्च मेथड्स होते हैं। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन है, एक्सपेरिमेंटल मेथड है, सर्वे है, इंटरव्यू, केस स्टडी, फोकस ग्रुप एंड मेटा एनालिसिस। ठीक है, इन 7 टाइप्स को हम 1 बाय 1 जो है वो ब्रीफली डिस्कस करेंगे। जो हमारे पास सबसे फर्स्ट टाइप आती है रिसर्च मेथड की, वो है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन देखें, आपको नेम से भी आइडिया हो रहा है कि नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन ऐसा ऑब्जर्वेशन है जिसको जो मोस्टली जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं या दूसरे सोशल साइंटिस्ट होते हैं वो ज़्यादातर जो है वो इस ऑब्जर्वेशन मेथड को यूज़ करते हैं। इस ऑब्जर्वेशन मेथड के अंदर बेसिकली होता क्या है, ये ऐसी रिसर्च टाइप है, ऐसा मेथड है जिसको यूज़ किया जाता है इन दैट सिचुएशन व्हेन दे आर आउटसाइड द लैब। ठीक है, यानी कि ऐसी नेचुरलिस्टिक है, वर्ड से ज़ाहिर हो रहा है कि नेचुरल में यानी कि नेचर में जो है वो इसकी ऑब्जर्वेशन की जा सकती है, रिसर्च की जा सकती है। और इस मेथड को तब यूज़ किया जाता है तब जब जो है वो किसी एरिया में किसी जगह पर लैब अवेलेबल नहीं है, या फिर कोई ऐसा प्रोजेक्ट है, कोई ऐसा काम है, किसी ऐसी काम जो है वो टॉपिक के ऊपर रिसर्च करनी है जिसके लिए लैब के अंदर जो रिक्वायर्ड है उनके इक्विपमेंट्स वगैरह हैं, इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह हैं, वो नहीं है, या फिर जो है वो लैब के अंदर हो नहीं सकता, उसको जो है वो खुद से फील्ड वर्क के तौर पर जो है वो किया जाएगा। ठीक है, तो इसको जो है वो नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के नेम से जाना चाहता है। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में होता क्या है कि मोस्टली जहाँ पे लैब स्टडीज जो है वो डिफ़िकल्ट होती हैं या फिर लेस यूज़फुल होती है, यानी कि लैब की स्टडी जो है वो उस प्रोजेक्ट के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है, उस सूरत हाल में जो रिसर्चर्स होते हैं वो बजाते खुद जो है वो रियल लाइफ एनवायरनमेंट के अंदर जाते हैं और उसका अपनी ऑब्जर्वेशन के अकॉर्डिंग जो है वो अपनी रिसर्च को कंटिन्यू करते हैं, यानी कि जो वो देखते हैं उसके अकॉर्डिंग जो है वो अपनी फाइंडिंग्स देते हैं। एडवांटेज क्या होते हैं नेचुरलिस्टिक रिसर्च के? मेन एडवांटेज इसका ये है कि इट अलाउ द रिसर्चर्स टू डायरेक्टली ऑब्जर्व द सब्जेक्ट इन अ नेचुरल सेटिंग। ठीक है, यानी कि कोई भी आप फॉर एग्जांपल अगर हम साइकोलॉजी के लिहाज से ले लेते हैं कि हमने जो है वो किसी कोई ऐसा पैरामीटर है जिसको लगा के हमने एग्रेसिवनेस चेक करना है, यानी कि हम ये चेक कर सकते हैं कि वेदर के अकॉर्डिंग जो ह्यूमन बींग्स हैं उनके बिहेवियर में किस तरह का चेंज आता है, उनका बिहेवियर जो है वो अग्रेसिव होता है या पोलाइट होता है अकॉर्डिंग टू वेदर जो है वो उनके बिहेवियर पे क्या इफेक्ट करता है। तो अगर इसको लैब के अंदर स्टडी करेंगे तो लैब के अंदर हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 10 से 15 लोग या जो कुछ यानी कि लिमिटेड लोग जो है होंगे जिनके ऊपर हम इसको स्टडी करेंगे। ठीक है, लेकिन अगर यही स्टडी जो है हम नेचुरलिस्टिक रिसर्च के अकॉर्डिंग नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन से करते हैं, यानी कि खुद बाहर सोसाइटी के अंदर जाते हैं, डिफरेंट रीजन्स के अंदर जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट रीजन्स का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा, तो उसके अकॉर्डिंग हम देख सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू एनवायरनमेंट उस एनवायरनमेंट का इम्पैक्ट जो है वो उस जगह की पॉपुलेशन जो है जो लोग हैं उनके बिहेवियर पे किस तरह से आ रहा है। ठीक है, या फिर एक ही जगह पर जैसे जो है वो एनवायरनमेंट के अंदर वेरिएशन आती है, वेदर जो है वो वेरी कर रहा है, तो उस वेदर की वेरिएशन से या एनवायरनमेंट की वेरिएशन से एक ही जगह के जो लोग होते हैं उनके बिहेवियर को भी ब्रीफली जज किया जा सकता है। लेकिन लैब के अंदर जो है वो इतने टाइम के लिए जज करना जो है वो इम्पॉसिबल हो जाता है ऑलमोस्ट। इसलिए जो नेचुरलिस्टिक बिहेवियर होता है वो ऐसे प्रोजेक्ट्स के लिए यूज़फुल होता है जिनको के लैब के अंदर जिनके इंस्ट्रूमेशन नहीं होती, जिनको हमने वैसे अपनी ऑब्जर्वेशन से जो है वो देखना होता है। इसके अलावा इसका एडवांटेज ये है कि इट अलाउ रिसर्चर्स टू स्टडी थिंग्स दैट कैन नॉट बी मैनिपुलेटेड इन लैब ड्यू टू एथिकल कंसर्न्स। ठीक है, यानी कि अगर ह्यूमन बींग्स के ऊपर हमने जो है वो इन्वायरमेंट का ही अगर यही एग्जांपल कंटिन्यू करते हैं कि इन्वायरमेंट इम्पैक्ट देखना है ह्यूमन बिहेवियर के ऊपर, तो लैब के अंदर डिफरेंट टाइप का जो एनवायरनमेंट क्रिएट करना है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। लैब के अंदर हम उनको डिफरेंट टाइप का एनवायरनमेंट प्रोवाइड नहीं कर सकते, या फिर अगर उसको आर्टिफिशियली प्रोवाइड करेंगे तो वो
इतना एग्जैक्ट नहीं होगा जितना नेचर में होगा, इसलिए नेचुरल ऑब्जर्वेशन के थ्रू जो है वो उसको ज़्यादा एक्यूरेटली फाइंड किया जा सकता है। इसके अलावा ये सपोर्ट करता है एक्सटर्नल वैलिडिटी को, ठीक है, लेकिन इसके अलावा एक्चुअल ऑब्जर्वर्स जो होते हैं वो एक्चुअल फाइंडिंग ही करते हैं नेचुरल सेटिंग्स के अंदर। उसके अंदर किसी किस्म का ये रिस्क नहीं होता कि मे बी उसको जो है वो रिक्वायरमेंट्स प्रोवाइड करने में या उसको लैब के अंदर जो कंडीशंस वगैरह सेट करते हैं उसमें किसी किस्म की चेंज आ सकती है। लेकिन नेचुरल सिस्टम के अंदर ये है कि किसी किस्म की चेंजेस का रिस्क नहीं है, तो वहाँ पे जो भी रिजल्ट आते हैं वो एक्यूरेट और जो है वो नेचुरल रिजल्ट होते हैं उनके। इसके बाद साथ साथ इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, ठीक है। डिसएडवांटेज ये हैं कि अगर जो है वो लोगों को पता चल जाए कि उन्हें ऑब्जर्व किया जा रहा है तो उसके साथ ही उनका जो बिहेव होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे उन्हें पता चलता है कि वो वास्ट हो रहे हैं तो वास्ट होने के जो एक सेंस होती है उसके साथ ही उनका जो बिहेवियर होता है वो सर्टेनली चेंज हो जाएगा, वो नेचुरल वो नॉर्मल नहीं रहेगा। दूसरा ये है कि अगर जो है वो ह्यूमन बींग्स को बता दिया जाए कि हम इस काम के लिए ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं तो वो अकॉर्डिंगली जो है वो उसकी तरह, यानी कि अगर उन्होंने अपने माइंड के अकॉर्डिंग अगर वो पॉजिटिव रिजल्ट का शो करवाना चाह रहे हैं तो वो पॉजिटिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे, अगर नेगेटिव रिजल्ट की तरफ जाना चाह रहे हैं तो वो नेगेटिव बिहेवियर शो करना शुरू कर देंगे, यानी कि जो उसका रिजल्ट है वो एक्यूरेट नहीं रहेगा। जो ह्यूमन बींग्स हैं, जो पीपल्स हैं, वो अपनी मर्जी के अकॉर्डिंग जो है वो उसको चेंज कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा यह है कि जो डिफरेंट ऑब्जर्वर्स होते हैं वो डिफरेंट कंक्लूजन्स ड्रा कर लेते हैं फ्रॉम द सेम विटनेस्ड बिहेवियर। एक ही इंसान के बिहेवियर को देखते हुए डिफरेंट ऑब्जर्वर्स जो है वो डिफरेंट कंक्लूजन्स दे सकते हैं, इसलिए इसके अंदर जो है वो एक्यूरेसी पॉइंट ऑफ व्यू के लिहाज से बहुत ज्यादा ये एक्यूरेट और बहुत ज्यादा ऑथेंटिक रिजल्ट्स नहीं दे पाता। अब जो डाटा कलेक्शन हम करते हैं नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन के लिए, उस डाटा कलेक्शन के डिफरेंट मेथड है, डिफरेंट मेथड्स के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट किया जाता है। उसमें जो फर्स्ट मेथड है वो है जी टैली काउंट मेथड। टैली काउंट मेथड यानी कि टैली करें और काउंट करें, यानी कि किसी चीज को देखें और देखने के साथ साथ उसको काउंट करते जाएं। इसमें क्या होता है कि जो ऑब्जर्वर होता है वो राइट डाउन करता जाता है अपनी ऑब्जर्वेशंस को, यानी कि इसमें मोस्टली जो है वो इस तरह से लाइन मेथड यूज किया जाता है, ऐसे 1 2 3 4 तक लाइन लगाई जाती है। लेकिन जब फिफ्थ यानी कि 5 का डिजिट लिखना होता है तो 4 लाइन्स लगा के उसको ऊपर से इस तरह से क्रॉस किया जाता है, तो ये जो लाइन ग्रुप है ये 5 डिजिट्स को जो है वो जाहिर करता है, ठीक है, 5 की तादाद को जाहिर कर रहे हैं। इस तरह से ये एक डिजिट जो है वो 5 की तादाद को जाहिर कर रहा है। अगर हम 2 को कंबाइन करते हैं तो वो 10 हो जाएगा, 3 को करते हैं तो वो 15 हो जाएगा। जैसे कि अगर हमारे पास एक पैराग्राफ है, उस पैराग्राफ में हमने देखना है कि उसके अंदर ये वर्ड्स कितनी दफा आए हैं, ठीक है। दा वर्ड ले लें कि दा वर्ड उसके अंदर कितनी दफा आया है, तो जितनी दफा उसको काउंट करेंगे उतनी दफा एक एक लाइन जो है वो ड्रा करते जाएंगे। जब 5 का हो जाएगा, 5 की तादाद पूरे होने के साथ ही उसको शट कर देंगे, उसके बाद नेक्स्ट फिर 5 का ग्रुप स्टार्ट हो जाएगा। इस तरह 5 के ग्रुप्स के लिहाज से जो है वो उसको ड्रा करते जाएंगे। तो इसी तरह अगर बीन का वर्ड देखना है कि उस पैराग्राफ में वो जो वर्ड बीन है वो कितनी दफा यूज हुआ है, तो उसको काउंट करते जाएंगे और साथ साथ यानी कि टैली करते जाएंगे, और टैली करने के साथ साथ काउंट करते जाएंगे, उसकी लाइंस ड्रा करते जाएंगे, ठीक है। इसी तरह से जो है वो ऑब्जर्वर करता है कि वो देखता है कि कितनी दफा ये बिहेवियर जो है वो शो हुआ है। जितने टाइम बिहेवियर शो हुआ होता है उसको साथ साथ ही वो काउंट करता जाता है ताकि एट द एंड जो है वो उसके अंदर किसी किस्म की मिस्टेक ना रह सके। इसके अलावा ऑब्जर्वर नैरेटिव्स के थ्रू जो है वो डाटा कलेक्ट किया जा सकता है। ऑब्जर्वर नैरेटिव्स में क्या होता है कि ऑब्जर्वर जो होता है वो ड्यूरिंग ऑब्जर्वेशन ही जो है वो अपने नोट्स तैयार कर लेता है, यानी कि जैसे जैसे वो डाटा कलेक्ट करते हैं, जैसे टैली काउंट मेथड में देखा कि वो प्रॉपर डिजिट राइट नहीं कर रहा, सिर्फ लाइन्स के थ्रू जो है वो उनकी अमाउंट को, उनकी तादाद को जाहिर कर रहा है, और उसने लाइन मेथड रखा हुआ है जिससे वो उनकी तादाद को जाहिर कर रहा है, ठीक है। लेकिन ऑब्जर्वर नैरेटिव्स में क्या होता है कि वो प्रॉपर नोट्स यानी कि उसके अकॉर्डिंग जितनी भी डिटेल्स उस टाइम एट अ टाइम वो देख रहे होते हैं या एट अ टाइम जो उनकी ऑब्जर्वेशन होती है वो उसको कंप्लीटली जो है वो नोट कर लेते हैं। वो उसको जो है वो बाय हैंड भी नोट कर सकते हैं, उसको जो है वो मैनुअली यानी कि कंप्यूटराइज्ड फॉर्म में भी नोट कर सकते हैं। किसी भी किस्म के जो नोट्स पैटर्न है वो उसको यूज किया जा सकता है।
देन है जी ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग जो है वो सबसे एफिशिएंट मेथड होता है डाटा कलेक्टिंग का। ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि जो चीज़ ऑब्जर्व की जा रही है उसको वीडियो के थ्रू ऑब्जर्व की जा रही है उसको वीडियो के थ्रू रिकॉर्ड कर लिया जाए या फिर उसकी जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड कर ली जाए। इसमें यह होता है कि किसी किस्म की गलती के जो चांसेस होते हैं वो बहुत हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं। ठीक है, अगर जैसे कि किसी चीज़ को देख के अगर राइट करेंगे तो हो सकता है कि राइटिंग के दौरान हम वो एग्जैक्ट वर्डिंग यूज ना कर सके जो कि हमने देखा है, या फिर हम वो एग्जैक्ट वर्डिंग में उसको नोट ना कर सके जो हमें कहा गया है, जो हमने सुना है। लेकिन ऑडियो और वीडियो रिकॉर्डिंग में क्या होता है कि उसके गेस्चर एंड पोस्चर्स और उसकी जो वॉइस होती है वो 100% एग्जैक्ट जो है वो रिकॉर्ड हुई होती है। इस वजह से इसके अंदर जो है वो सबसे ज़्यादा एक्यूरेट मेथड इसको माना जाता है डाटा कलेक्शन के लिए, और इसके अंदर जो वेरिएशंस के चांसेस होते हैं वो भी काफ़ी हद तक मिनिमाइज हो जाते हैं। उसके बाद है कि डाटा जो है वो किस तरह से कलेक्ट किया जाता है। मोस्टली जो डाटा कलेक्शन मेथड है उसके लिए टाइम सैम्पलिंग या फिर सिचुएशन सैम्पलिंग जो है वो यूज़ की जाती है। टाइम सैम्पलिंग में क्या होता है कि जिसमें जो सैंपल्स हैं, यानी कि एक जो ऑब्जर्वर है वो डाटा कलेक्ट कर रहा है, वो किसी भी मेथड से करे, टेलीकाउंट से कर रहा है या जो है वो नैरेटिव्स बना रहा है, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर रहा है, तो उसके लिए ये है कि वो 24 आवर्स जो है वो किसी एक चीज़ को यानी कि डाटा कलेक्ट करने पर नहीं लगा सकता। उसके लिए एक टाइम होगा, एक टाइम पीरियड होगा, एक स्केड्यूल होगा, एक टाइम टेबल होगा जिसके अकॉर्डिंग वो डाटा कलेक्ट करेगा। ठीक है, अब इसमें दो तरह की आती है, एक होती है टाइम सैम्पलिंग। टाइम सैम्पलिंग में क्या होता है कि उन्होंने एक टाइम टेबल बनाया होता है कि इतने टाइम्स के बाद, इतने दिन के बाद या इतने आवर्स के बाद जो है वो इस इतने टाइम इंटरवल्स के बाद जो है वो सैंपल कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, इसके बाद होता है सिचुएशन सैम्पलिंग। सिचुएशन सैम्पलिंग में होता है कि टाइम की कोई लिमिट नहीं होती, सिचुएशन की लिमिट होती है कि जैसे ही ये वाली सिचुएशन आएगी तो उस टाइम जो है वो डाटा सैंपल को कलेक्ट कर लिया जाएगा। अगर वो सिचुएशन जो है वो सेम डे में उन्हें 2 से 3 दफा देखने को मिल जाती है या फिर उन्हें जो है वो मंथ्स तक या फिर कुछ वीक्स तक वो सिचुएशन नजर नहीं आती, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन जो है वो अपने सैंपल को कलेक्ट करेंगे। कंक्लूजन इसका क्या है कि जो नेचुरलिस्टिक जो बिहेवियर होता है वो आइडेंटिफाई करता है, काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेट है, लेकिन जो नेचुरलिस्टिक रिसर्चेस होते हैं उनको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि वो जो है वो साइट के ऊपर, जिन साइट के ऊपर वो स्टडी करना चाह रहे हैं उसके अंदर जब वो जाते हैं, उस साइट में अंदर जाते हैं तो उनका रोल वहाँ पे क्या होगा, वो कैसे जो है वो ऑब्जर्व करेंगे, किस चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे, कैसे जो है वो उनका इंटरव्यू करेंगे या अपना डाटा कलेक्ट जो है वो कैसे करेंगे, उसको रिकॉर्ड कैसे वो करेंगे और उसको फाइनली जो है वो दुनिया के सामने प्रेजेंट कैसे करेंगे। ठीक है, सेकेंड मेथड जो इसके हमारे पास आता है वह है जी एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड नेम से ज़ाहिर है जिसके अंदर एक्सपेरिमेंटेशन होगी, यानी कि लैब्स जो है वो इंक्लूडेड होती हैं। डेफिनेशन इसकी कुछ देख सकते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन इसकी जो है वो जोडा ने दी थी। जोडा के अकॉर्डिंग इट इज़ अ मेथड ऑफ टेस्टिंग हाइपोथेसिस, यानी कि कोई भी हाइपोथेसिस सामने आता है तो उस हाइपोथेसिस को टेस्ट करने के लिए जो है उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने जो है वो इसकी जो डेफिनेशन दी है उसके अकॉर्डिंग एक्सपेरिमेंटल रिसर्च इज द डिस्क्रिप्शन एंड एनालिसिस ऑफ व्हाट विल बी और व्हाट विल अकर अंडर केयरफुल कंट्रोल कंडीशंस। ठीक है, यानी कि एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने ये फाइंड आउट करना होता है कि अगर ये वाली कंडीशंस हम लगाते हैं, कंट्रोल कंडीशन से मुराद ये जो कंडीशंस हम उन्हें प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, यानी कि जब एक फिक्स कर रहे हैं कि ये फिक्स कंडीशन है, इसके अंदर क्या होता है और अगर ये कंडीशन नहीं होती तो क्या बिहेवियर होता है, तो वो कंट्रोल ग्रुप या कंट्रोल कंडीशन होती हैं। तो कंट्रोल कंडीशन के अंदर क्या हो सकता है और कहाँ पे हो सकता है, कैसे हो सकता है, उसको जो फाइंड आउट करना है वो एक्सपेरिमेंटल मेथड है। ठीक है, इसके अलावा ग्रीनवुड ने इसकी एक डेफिनेशन दी है। अकॉर्डिंग टू ग्रीनवुड, एक्सपेरिमेंट इज अ मीन्स ऑफ प्रोवाइडिंग द हाइपोथेसिस वेयर बाय द कैजुअल रिलेशन बिटवीन टू फैक्ट्स इज स्टडीड, यानी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो हम ऐसी सूरत में जो है वो यूज करते हैं जहाँ पे हमने टू मेथड्स का या टू फैक्ट्स का जो है वो आपस में कंपैरिजन करना होता है, यानी कि एक हमारे पास कंट्रोल ग्रुप होता है और एक जो है वो हमारा एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है।
करेक्टरिस्टिक्स क्या है एक्सपेरिमेंटल मेथड की? एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो बेस करता है सिंगल वेरिएबल के ऊपर, लॉ ऑफ सिंगल वेरिएबल पे ये बेस करते हैं, ठीक है। इस मेथड के थ्रू जो है वो लॉज, पोस्टुलेट्स और थ्योरीज को जो है वो फार्मुलेट किया जा सकता है। इसके लिए एसेंशियली जो है वो 2 पर्सन्स रिक्वायर्ड होते हैं, एक एक्सपेरिमेंटर होता है और एक जो है वो सब्जेक्ट होता है जिसपे एक्सपेरिमेंट किया जाना है। तो एलिमेंट्स इसके क्या होते हैं? मेनली 4 एलिमेंट्स होते हैं जो कि एक्सपेरिमेंटल मेथड को कंटिन्यू करते हैं। 4 एलिमेंट्स कौन से हैं? द कंट्रोल है, मैनिपुलेशन है, ऑब्जर्वेशन है और रेप्लिकेशन है। अब जो कंट्रोल मेथड है, कंट्रोल मेथड को फर्दर क्लासिफाई किया जाता है। इसमें पर्पस ऑफ कंट्रोल आता है, डिग्री ऑफ कंट्रोल आता है और मेथड ऑफ कंट्रोल आता है। मेथड ऑफ कंट्रोल के नेक्स्ट है वो 4 मेथड्स होते हैं जो कि यानी कि रैंडम असाइनमेंट्स के थ्रू जो है वो कंट्रोल किया जा सकता है, मैचिंग सब्जेक्ट के थ्रू या फिर रैंडम असाइनमेंट्स ऑन द बेसिस ऑफ होमोजेनियस सिलेक्शन मेथड होता है, टेक्निक्स ऑफ एनालिसिस ऑफ कोवेरिएंस मेथड हो सकता है। कंट्रोल की बात करते हैं। कंट्रोल क्या है? द एक्सटेंट टू विच डिफरेंट फैक्टर्स आर अकाउंटेड फॉर, यानी कि वो लिमिट, वो हद, यहाँ तक के कोई एक बिहेवियर जा सकता है, कोई एक जो है वो एक्सपेरिमेंट जा सकता है, उसकी जो एंड लिमिट होती है उसको कंट्रोल कहते हैं। पर्पस ऑफ कंट्रोल क्या होता है कि इसको जो है, इसके थ्रू जो है वो जो वेरिएबल्स होते हैं उनको जो है वो आइसोलेट कर लिया जाता है दूसरे डिपेंडेंट वेरिएबल से, ठीक है। डिपेंडेंट वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स होते हैं जिनके ऊपर हमने कंट्रोल ग्रुप नहीं लगाया हुआ, ठीक है। और इंडिपेंडेंट इंटरवीनिंग वेरिएबल्स वो वाले वेरिएबल्स है जिनको एक मखसूस किस्म की कंडीशंस के अंदर रखा जा रहा है और देखा जा रहा है कि इस कंडीशन में, इस सिचुएशन में उनके अंदर किस किस्म की चेंजेस आ रही हैं, तो उनको जो है वो दूसरे जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उनसे आइसोलेट कर लिया जाता है। इसके अलावा इसके अंदर क्या होता है? डिफरेंट मेथड्स ऑफ कंट्रोल आते हैं जिसके थ्रू जो है वो इसको कंट्रोल किया जा सकता है एक्यूरेटली। सेकंड जो मेथड इसका आता है वो आता है जी मैनिपुलेशन। मैनिपुलेशन के अंदर क्या होता है? द एक्सपेरिमेंटल मेथड इज डन टू सेट द स्टेज फॉर द अकरनेस ऑफ द फैक्टर whose performance is to be studied under condition in which all the factors are controlled। यानी कि इसमें हमने वो वाला एक्सपेरिमेंटल मेथड जो है वो यूज करना है जिसके अंदर जो है वो हम उसको स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। स्टडी हम इस तरह से कर रहे हैं कि स्पेसिफिक कंडीशंस होती हैं, उन स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर जो है वो उसको देखा जाता है कि वो कंडीशन जो है वो किस तरह से कंट्रोल की जा रही हैं और उनका आगे से क्या प्रोसीजर जो है वो कंटिन्यू होगा, यानी कि स्पेसिफिक कंडीशंस के अंदर उनकी जो परफॉर्मेंस है वो हमारे सामने किस तरह की आई है। अब इनके अंदर जो हम जो है वो इनके अंदर मैनिपुलेशन कर सकते हैं। किस तरह की मैनिपुलेशन कर सकते हैं कि जो वेरिएबल है उनको मैनिपुलेट किया जाता है इन रिस्पेक्ट टू देयर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, देयर एटीट्यूड, टीचिंग मेथड एंड टाइप ऑफ मोटिवेशन के थ्रू जो है वो उनको मैनिपुलेट करवाया जा सकता है। नेक्स्ट मेथड है जी ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन में क्या होता है कि जो एक्सपेरिमेंटल मेथड का ये मेथड है, इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो हम इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के अंदर मैनिपुलेशन करवा रहे हैं, यानी कि उसके अंदर अपनी मर्जी से कोई चेंजेस करवा रहे हैं, तो हम ये देखते हैं कि उन चेंजेस का जो डिपेंडेंट वेरिएबल है उसके ऊपर क्या असर हो रहा है, उसको स्टडी किया जाता है और उसको ऑब्जर्व किया जाता है। देन रेप्लिकेशन है। रेप्लिकेशन में क्या होता है कि बजाय इसकी के वेरिएबल्स को जो है वो कंट्रोल किया जाए उसको 1 बाय 1। इसमें ये होता है कि जो वेरिएबल्स होते हैं उनको जो है उनका जो इन्फ्लुएंस है उनको इन्फ्लुएंस करके उनको रेप्लिकेट भी करवाया जा सकता है। यानी कि रेप्लिकेशन जो है ये एक ऐसा मेथड होता है कि अगर जो है वो एक एक्सपेरिमेंट के सब एक्सपेरिमेंट्स करने हैं तो सब एक्सपेरिमेंट्स के लिए अगेन जो है वो उसको स्टार्ट से जो है वो स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट नहीं किया जाएगा, बल्कि उनके जो मेथड्स है उनको रेप्लिकेट करके भी उसका जो रिजल्ट है वो इजीली फाइंड आउट किया जा सकता है। इसके बाद आती है जी वैलिडिटी। 2 टाइप्स की वैलिडिटी जो है वो इन्वॉल्व होती है एक्सपेरिमेंटल मेथड्स के अंदर। फर्स्ट टाइप है इंटरनल वैलिडिटी। इंटरनल वैलिडिटी क्या होती है? इट इज द मिनिमम, ठीक है, मिनिमम विदाउट विच एन एक्सपेरिमेंट इज यूजलेस। वो कम से कम हद, वो कम से कम रिक्वायरमेंट जिसके बगैर जो एक्सपेरिमेंट है वो काबिल कबूल नहीं है या वो कंटिन्यू नहीं कर सकता, उसको
इसकी इंटरनल वैलिडिटी है, ठीक है। इंटरनल वैलिडिटी जो है वो एक उसका जो है वो क्रूशियल पॉइंट होता है जिसके बाद या जिसके बियॉन्ड जो है वो एक्सपेरिमेंट जो है वो एक्यूरेट नहीं रहता, उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा चेंजेस जो है वो आ सकती हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड टाइप की जो वैलिडिटी इनके अंदर होती है वो होती है जी एक्सटर्नल वैलिडिटी। एक्सटर्नल वैलिडिटी में क्या होता है कि ऐसा पॉइंट व्हाट इज द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स बियॉन्ड द लिमिट्स ऑफ अ पार्टिकुलर एक्सपेरिमेंट। जो एक्सपेरिमेंट मेथड यूज किया है, जो एक्सपेरिमेंट किया है, उसकी जो फाइंडिंग्स है, उसका जो रिजल्ट है, उसको अप्लाई करना होता है। तो उसकी एप्लीकेबिलिटी क्या है, वो किस हद तक एप्लीकेबल है और किस पॉइंट तक जो है उसको लेके जाया जा सकता है और किस लिमिट से ज्यादा जो है वो उसको अप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, ये उसकी एक्सटर्नल वैलिडिटी होगी। टाइप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल डिजाइन के लिहाज से देखें तो डिफरेंट टाइप के एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जो है वो यूज किए जाते हैं एक्सपेरिमेंटल मेथड के अंदर। जो एक्सपेरिमेंटल डिजाइन है ये डिपेंड करता है कि नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट क्या है, एक्सपेरिमेंट करने का पर्पस क्या है, एक्सपेरिमेंट के अंदर जो वेरिएबल्स यूज किए जा रहे हैं वो किस टाइप के हैं, जो डाटा कलेक्ट किया जा रहा है डाटे की नेचर क्या है, और जो उसका कॉम्पिटेंस लेवल है वो एक्सपेरिमेंटर का अपना कॉम्पिटेंस लेवल क्या है, वो किस लेवल का जो है वो डिजाइन इजीली जो है वो यूज कर सकती है। नॉर्मली जो डिजाइन यूज किए जाते हैं उनमें प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। ये ऐसा डिजाइन है जिसके अंदर जो है वो कोई कंट्रोल नहीं होता, सिचुएशंस वेरी करती हैं और सिचुएशंस के वेरी करने के साथ जो है वो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन उनको ऑब्जर्व कर लिया जाता है, यानी कि विदाउट एनी कंट्रोल ग्रुप जो एक्सपेरिमेंट किया जाता है उसको प्री एक्सपेरिमेंटल डिजाइन कहते हैं। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन होता है। ट्रू एक्सपेरिमेंटल डिजाइन जिसमें एक कंट्रोल ग्रुप होता है, इसके अंदर बकायदा उसको रिकॉर्ड किया जाता है, उसका रिकॉर्ड मेंटेन किया जाता है, उसकी हिस्ट्री, उसकी मैच्योरेशन, टेस्टिंग और उसके जो इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह है सबका सब जो है वो रिकॉर्ड वहाँ पे मेंटेन होता है। थर्ड जो होता है फैक्टोरियल डिजाइन। फैक्टोरियल डिजाइन जो है वो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट ऐसा मेथड होता है जिसके अंदर जो एक्सपेरिमेंटर होता है वो दो ग्रुप्स के दरमियान या दो जो है वो वेरिएबल्स के दरमियान एट अ टाइम स्टडी कर सकता है, उनको कंपेयर करके, यानी कि सेम पैरामीटर जो है वो दो या दो से ज्यादा वेरिएबल्स के ऊपर अप्लाई किया जाता है और उनके रिजल्ट को आपस में कंपेयर किया जाता है कि सेम पैरामीटर का जो रिजल्ट है वो डिफरेंट कंडीशंस में किस तरह से वेरी कर रहा है। स्टेप्स इसके अंदर कौन से होते हैं एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को करने के लिए? सबसे पहले जो है वो जो प्रॉब्लम है उसको आइडेंटिफाई करना है, उसको डिफाइन करना है और उसकी डिलिमिटिंग करनी है, ठीक है। प्रॉब्लम जो जिसको हमने स्टडी करना है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसको सबसे पहले आइडेंटिफाई किया जाए कि क्वेश्चन है क्या, उसकी डेफिनेशन दी जाए कि किस ये इसका बेसिक जो है वो पर्पस क्या है, ये बेसिकली क्वेश्चन जो है वो किस चीज की तरफ लेके जा रहा है और उनकी लिमिटेशंस क्या होंगी, ठीक है। उसके बाद रिव्यू द लिटरेचर है, यानी कि प्रॉब्लम फाइंड आउट हो गई है, क्वेश्चंस मिल गया है। अब उस क्वेश्चन के ऊपर रिसर्च स्टार्ट करने से पहले जो प्रीवियस लिटरेचर है, जो प्रीवियस लोगों ने काम किया हुआ है, उसको एक दफा से रिव्यू किया जाएगा कि क्या उस पर पहले से कोई वर्क हो चुका है या उससे रिलेटेड पहले जो वर्क हुआ है उसको थोड़ा स्टडी किया जाएगा और उससे नेक्स्ट जो है वो फिर कंटिन्यू किया जाएगा। देन जो है वो फॉर्मुलेटिंग द हाइपोथेसिस है एंड डिडक्टिंग देयर कंसिक्वेंस है, यानी कि अकॉर्डिंग टू लिटरेचर को पढ़ के जो है एक हाइपोथेसिस बनाया जाएगा, एक मफरूजा काम किया जाएगा और उस हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग जो है वो नेक्स्ट रिसर्च को कंटिन्यू करके उसके जो रिजल्ट्स है उसको कंडक्ट करवाया जाएगा। रिजल्ट कंडक्ट करवाने के जो है वो एक जो है वो टेंटेटिव रिजल्ट जो है वो कंडक्ट किए गए हैं, उसको प्रूव करने के लिए एक एक्सपेरिमेंटल डिजाइन को ड्रा किया जाएगा कि कौन से एक्सपेरिमेंटल डिजाइन इसके लिए यूज करना है। प्री एक्सपेरिमेंटल होगा, ट्रू एक्सपेरिमेंटल होगा या फैक्टोरियल होगा। उसके बाद डिजाइन को जो है वो ड्रा करने के बाद, डिजाइन को चूज करने के बाद नेक्स्ट जो है वो पॉपुलेशन को डिफाइन किया जाएगा कि किस एरिया के अंदर, किस पॉपुलेशन के अंदर ये एक्सपेरिमेंट जो है वो परफॉर्म किया जाना है। पॉपुलेशन जो परफॉर्म करने के बाद उसके अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन होगी टेस्ट की, यानी कि उसको स्टडी करने के लिए जो लोग चाहिए होते हैं, जो उसका एक जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन होगी जो
उसको कंट्रोल करेगा, उसको जो है वो मेंटेन करेगा, उनका जो है वो इसके अलावा उसका जो है वो उसके जो स्टेप्स होते हैं उनका रिकॉर्ड कैसे मेंटेन करना है, रिकॉर्ड कैसे करना है, स्टडी एरिया में कैसे जाया जाएगा, वहाँ पे कैसे रहेंगे, कैसे उसको देखेंगे, ये सारा जो है वो उसकी एडमिनिस्ट्रेशन की जाती है। एडमिनिस्ट्रेशन के बाद नेक्स्ट है जो उसके आउटकम्स, यानी कि उसका कलेक्शन जो है डाटा जो है उसको कलेक्ट किया जाता है, उसके आउटकम्स को मेजर किया जाता है। आफ्टर मेजरिंग द आउटकम, जो आउटकम होते हैं उनको एनालाइज किया जाता है, उनके अंदर किसी किस्म की चेंजेस अगर करनी हो तो वो की जाती हैं। आफ्टर एनालिसिस है उसका कंक्लूजन ड्रा किया जाएगा और कंक्लूजन ड्रा करने के बाद उसको रिपोर्ट किया जाएगा, उसको पब्लिश किया जाएगा।